This is me, Mohammad Waleed Ajam, and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to start chapter number 9, which is about physical optics. फिजिकल ऑप्टिक्स क्या चीज है? हम कहते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हम लाइट की प्रॉपर्टीज और उनकी नेचर के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। यहां पर हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स। स्टूडेंट, अगर हम बात करें लाइट की तो लाइट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कहते हैं कि लाइट वो चीज है जो हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद फराहम करती है। तो हम कहते हैं कि लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच produces sensation of vision, जो हमें एक चीजों को देखने की जो सेंस है वो डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। हम ये कहते हैं कि जब कभी भी लाइट किसी जगह पर भी ट्रैवल करती है या प्रोपोगेट करती है तो हमारा ये मानना है कि वो जो लाइट है उसकी वेव नेचर है। ये लाइट की जो वेव नेचर है इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया 1678 में, हाइगन्स नाम का एक डच साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में ये बताया। लेकिन इस आइडिया का जो वेव नेचर ऑफ द लाइट है, इस आइडिया को काफी पजीराई नहीं मिली। किसके टाइम में? हाइगन्स के टाइम में। लेकिन लेटर ऑन जब इसके बारे में मजीद तहकीकात की गई तो जब इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट हमें प्रूव हो गई तो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट से ये कॉन्सेप्ट मिला कि वाकई में ही जो लाइट है वो वेव नेचर पोजेस करती है। क्योंकि जो वेव नेचर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि हाउ लाइट प्रोपोगेट्स, तो हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आसान सा पॉइंट है। अब वो वेव्स की फॉर्म में कैसे ट्रेवल करती है? हम कहते हैं किसी भी एक सोर्स से जब कभी भी कोई एक हमारे पास सोर्स हो तो उस सोर्स से जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में एमिट होती है। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कोई एक सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स है, और इस पॉइंट सोर्स को अगर हम देखें तो कहते हैं जब कभी भी ये जैसे हम कह लेते हैं कि एक बल्ब है तो उससे जो लाइट एमिट होती है वो हर डायरेक्शन में होती है। जैसे हम कह लेते हैं सन है, और हम कहते हैं कि अगर उस सोर्स को देखें तो उससे जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है। तो जब लाइट उससे प्रोपोगेट हो रही होती है तो उस सोर्स से कुछ टाइम के बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक इमेजिनरी सरफेस बनती है। इस इमेजिनरी सरफेस को हम कहते हैं कि वो वेव फ्रंट कहलाती है। चूंकि उस इमेजिनरी सरफेस का, मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ कि ये सोर्स है और सोर्स से किसी एक डिस्टेंस पर हमारे पास ये, जैसे मैं मिसाल ले लेता हूं ये वाला, इस डिस्टेंस पर हमारे पास एक सरफेस बनेगी जो कि एक इमेजिनरी सरफेस है, और इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चूंकि उन तमाम पार्टिकल्स का, यहाँ पर अगर मैं पार्टिकल्स इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट्स लगाऊं तो हम कहते हैं कि चूंकि उन तमाम पार्टिकल्स का उस सोर्स से जो फासला है वो सेम है, लिहाजा तमाम पार्टिकल्स को जो एनर्जी मिलेगी वो सेम मिलेगी, और पार्टिकल्स उस वेव पर जो या उस सरफेस पर जो होंगे उनकी जो वाइब्रेशन होगी वो भी सेम होगी। तो ऐसी सरफेस को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं? वेव फ्रंट का नाम देते हैं। इसके लिए उसने यहां पर हमारा एक पॉइंट लिखा भी हुआ है, सच अ सरफेस ऑन विच all points have same phase of vibration, तमाम पॉइंट का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है इज कॉल्ड
वेव फ्रंट, हम उसे क्या नाम देते हैं कि वो एक वेव फ्रंट है। और हम ये कहते हैं, एक जनरल हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि S इक्वल्स टू VT। अगर हम देखें तो इस रिलेशनशिप के मुताबिक, क्योंकि ये लाइट है और लाइट की जो स्पीड है वो हम v की बजाय c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं S इक्वल्स टू C, और t हम ये कहते हैं जो टाइम उसे लगता है वो डेल्टा t है। और उस टाइम के बाद जो एक सरफेस बनती है जो कि एक इमेजिनरी सरफेस है जिस पर तमाम पार्टिकल्स का या जो पॉइंट्स का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है, तो हम कहते हैं वो फासला फिर कितना होगा, उस फासले को हम कहते हैं वो लेंथ ऑफ द वेव होती है, जिसे वेव लेंथ बोलते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, हम इस रिलेशनशिप को इस तरह से लिख सकते हैं। और कोई से दो पॉइंट्स के बाद, मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि ये एक सरफेस है, फिर एक नेक्स्ट सरफेस है, फिर एक ये स्फेरिकल, हमारे पास जो भी शेप बन रही है इनको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का हम नाम देते हैं। और कोई से दो हमारे पास, अगर हम यहां पर ये देखें, इन दो के दरमियान जो फासला होगा वो 1 वेवलेंथ होगा। ठीक है जी। और इसी के कॉन्सेप्ट से हमारे पास जो टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है उन वेव फ्रंट की, उसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्टूडेंट अगर हम बात करें स्फेरिकल वेव फ्रंट की, तो ये एक हमें डायग्राम सामने नजर आ रही है। इस डायग्राम में हम बड़ी आसानी से ये बात जो मैं पहले आपको डिस्कस करके बता चुका हूं, हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्फेयर्स हैं, इन स्फेयर्स के तमाम के अगर हम रेडियाई देखें तो वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई से दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो फासला होता है वो लेंथ ऑफ द वेव होती है। और हम ये कहते हैं कि इस सरफेस पर अगर हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें जो इस पर नॉर्मल है, मिसाल के तौर पर हम इस सोर्स से इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये हमें इस पॉइंट को जानने के लिए या समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिसे हम कहते हैं कि जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में एमिट हो रही है या आउटवर्ड डायरेक्शन में हम कह रहे हैं वो फ्लो कर रही है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। ये किसी भी वेव फ्रंट पर हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है या परपेंडिकुलर होती है। तो मैं इसके लिए ये पॉइंट पहले लिख लेता हूं, बाद में इसकी डिस्कशन क्योंकि आसान हो जाएगी। A line normal to wavefront is called ray of light। हम उसे क्या नाम देते हैं, ray of लाइट का नाम देते हैं। स्टूडेंट स्फेरिकल वेवफ्रंट के बाद हम कहते हैं कि ये एक सोर्स से एक इमेजिनरी सरफेस जिसको हमने वेवफ्रंट का नाम दिया वो बन गई, उसके बाद दूसरा वेवफ्रंट कैसे बना, उसके बाद तीसरा कैसे बना, उसके बाद चौथा कैसे बना। तो इस बात को जानने के लिए हम जो नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें इसकी बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन उस पॉइंट से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि हम ये कहते हैं कि अगर हम इसी स्फेरिकल वेवफ्रंट को देखें और हम कहें कि अगर हम इस सोर्स से बहुत फासले पर हैं, इन्फिनिट डिस्टेंस पर हैं, तो कोई सा जो एक स्मॉल हमारे पास पोर्शन होगा उस स्फेरिकल वेवफ्रंट का, तो वो हमें कैसे नजर आएगा, वो हमें प्लेन वेवफ्रंट की फॉर्म में नजर आएगा। जैसे मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बात बताने लगा हूं कि जैसे ये हम कहते हैं कि ये दो रेज ऑफ लाइट थी, उन रेज ऑफ लाइट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन हम इन रेज ऑफ लाइट के अगर स्मॉल पोर्शंस को चेक करें तो हमारी बुक पर ये डायग्राम बनी हुई है, हमें समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। इन पॉइंट्स को अगर आप देखें, कोई से भी पॉइंट्स को देख लें, ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो पोर्शन है, आप देखें ना, ये एक सफेयर का पोर्शन है, और इस पोर्शन को अगर हम देखें
तो ये जितने भी वेव फ्रंट्स जो हमें नजर आ रहे हैं, इन तमाम वेव फ्रंट्स को देखें तो ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप बन जाती है वेव फ्रंट्स की, और इनको हम नाम देते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स बनने के लिए हमने अभी एक पॉइंट डिस्कस भी किया है, एट infinite distance from source, a small portion of spherical wavefront appears as plane wavefront। ये हमारे सामने पॉइंट आ गया, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता भी दी। मैं इसको थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर दूं तो ये आपको समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरे वेव फ्रंट का एक स्मॉल पोर्शन है, और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा यही जो पोर्शन है ये आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा। और हम स्टूडेंट यहाँ से ही इन दोनों टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट की मदद से और प्लेन वेव फ्रंट की मदद से हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो एक सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है, जैसे हम ये कहते हैं कि जो सन है वो हमें असूलन देखा जाए तो वो एक पॉइंट सोर्स इसलिए कंसीडर हो रहा है क्योंकि हमारा फासला बहुत दूर है उस सन से, तो हम उसको देखें तो जो उससे आने वाली वेव्स होंगी वो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाएंगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास रेज पहुंचती हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स पहुंचती हैं, क्योंकि वो हर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे होते, हम किसी एक पोर्शन की बात कर रहे होते हैं जो हम रिसीव कर रहे होते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं कि जो लाइट फ्रॉम द सन रीचेस टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ये बात हमारी बुक पर बड़ी डिटेल में उसने लिखी हुई है। लाइट फ्रॉम सन रीचेस यानी टू अर्थ in the form of plane wavefronts। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको ये भी दे दी। एक और एग्जांपल भी आपकी बुक पर बनी हुई है, हम वो भी देख सकते हैं कि उसमें क्या है, प्लेन वेवफ्रंट्स हमें बकायदा नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने कहा है कि एक प्लेन वेव फ्रंट को अगर हम देखें तो उसको ऑब्टेन करने का एक बहुत आसान तरीकाकार क्या है कि हम एक सोर्स को, जो कि एक पॉइंट सोर्स है, उसे कन्वेक्स लेंस के फोकस पर रख दें। जब आप उस सोर्स को कन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखेंगे तो जितनी भी रेज ऑफ द लाइट उससे बाहर निकलेंगी वो सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट को हासिल करने का एक बड़ा सा आसान तरीका बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक बेटा किसी भी एक वेव फ्रंट की लोकेशन और शेप का अगर हमें आइडिया है तो हम उसके बाद बनने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं उनको बड़ी आसानी के साथ उनकी शेप और उनकी लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। तो उसके लिए बुक पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, नोइंग द शेप एंड location of a point, knowing the shape and location of a wavefront the new shape and position या location can be determined by Huygens principle। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इस हाइगन के दो रूल्स हैं या दो पॉइंट्स हैं जिसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे ताकि हमें पॉइंट को समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि सपोज करें कि हमारे पास ये एक सोर्स है और इस सोर्स से बनने वाला ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। हम मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लेते हैं, ये ले लिए मैंने यहां पे बना दिए। ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पर ये जो डॉट्स बनाए हैं, इन तमाम पॉइंट का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ऐसी कोई भी सरफेस जिस पर तमाम पॉइंट का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो, उसी वेव फ्रंट कहते हैं। हम इस वेव फ्रंट को स्टूडेंट नाम दे देते हैं ए बी का। ये ए बी एक वेव फ्रंट है जो कि एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। हमने क्या डिटरमिन करना है कि इसके बाद बनने वाला जो वेव फ्रंट है वो कैसे बनता है, पहला पॉइंट हमारा, और उसकी लोकेशन कौन सी होगी या पोजीशन कौन सी होगी। ये दो पॉइंट्स जो हैं यही हाइगन के प्रिंसिपल हैं। हम इन पॉइंट्स को बड़ी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। पहले पॉइंट में वही लिखता है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट can be considered as a source of secondary wavelets, which spread out in a forward direction with a speed equal to speed of light। स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कहते हैं मूव करते हैं या प्रोपेगेट करते हैं। देखिएगा हमारा पॉइंट है ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ये वो पॉइंट्स है जो वेव फ्रंट थे। ये तमाम पॉइंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स। जैसे इस वेव फ्रंट के लिए सोर्स ये है, इसी तरह से इसके बाद बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा जिसे हम ए प्राइम बी प्राइम का नाम दे देते हैं सपोज, वो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा, उसको बनाने के लिए ये तमाम पॉइंट्स अपीयर होंगे एज अ सोर्स। और कैसे बनाएंगे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट से क्या मुराद है, हम कहते हैं कि ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो ये इस सोर्स का एक वेवलेट है, और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट सोर्स होगा उसका भी एक वेवलेट होगा, और उससे नेक्स्ट सोर्स का भी एक वेवलेट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट सोर्स का भी एक वेवलेट होगा। हर पॉइंट का हम कहते हैं एक सेकेंडरी वेवलेट है। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बना भी दिए हैं, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। अब हम ये अगर देखें तो ये जितने भी पॉइंट्स है किसी एक वेव फ्रंट पर, उन तमाम पॉइंट्स को हम एज ए सोर्स कंसीडर करेंगे। किसके लिए, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। ये जो मैंने हेमिस्फीयर्स बनाए हैं ना जी, इनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम दे रहे हैं, और इनके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की जो स्पीड है वो उतनी है जितनी स्पीड ऑफ द लाइट है। और हम इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है अब उसकी डिस्कशन करेंगे। द न्यू पोजीशन ऑफ next wavefront can be determined by constructing a surface
which touches all the secondary wavelets at one point. इसको हम टेंजेंट एनविलोप टू सेकेंडरी वेवलेट्स का भी नाम देते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको समझ लेते हैं। हमने ये कहा कि उन सेकेंडरी वेवलेट्स को जब आपने बना लिया तो आप एक सरफेस कंसीडर करेंगे, जो सरफेस इन तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को, देखिएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही होगी, ये देख लें, और उस सरफेस को हम कह देंगे कि वो हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट है, और उसको हमने नाम क्या दिया, ए प्राइम बी प्राइम। और अगर उस सरफेस को हम बना लेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा वो भी वैसा सही होगा जैसा तो पहला वेव फ्रंट। अगर पहला वेव फ्रंट हमारे पास स्फेरिकल है तो उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट होगी, वो कहां पर होगी, उसका जो फासला होगा वो एस, जैसे हमने यहां पर पढ़ा, एस इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, सी इंटू डेल्टा टी। तो आप देख सकते हैं कि इन दो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो फासला है, जिसको हम लेंथ ऑफ द वेव भी कह सकते हैं, तो ये किसके इक्वल है, सी लैम्डा टी के बराबर, और डेल्टा टी के बराबर है, सॉरी, सी डेल्टा टी के बराबर। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, ये दो पॉइंट्स हमें अगर समझ आ जाते हैं तो हम नेक्स्ट वेव फ्रंट को, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट, और उसके बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट, और इस तरह से लाइट किसी एक सोर्स से आगे प्रोपोगेट होती रहती है और वेव फ्रंट्स बनते जाते हैं। लाजमी नहीं है कि वो सोर्स से जो वेव फ्रंट स्टार्ट हो वो स्फेरिकली हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक प्लेन वेव फ्रंट हो, जैसे हम कहते हैं ये सी डी एक प्लेन वेव फ्रंट है, देखिएगा, और इस प्लेन वेव फ्रंट पर भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले पढ़ा है पॉइंट्स मौजूद हैं। इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तमाम पॉइंट्स को भी हम कैसे कंसीडर करेंगे, एज ए सोर्स, किसके लिए, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। देखिएगा स्टूडेंट, हम इसके लिए ये देखें, ये हम सेकेंडरी वेवलेट्स बना रहे हैं, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर हम ये देखें, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को ज्वाइन करने के लिए अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें, जिसको हम सी प्राइम डी प्राइम का नाम दे देते हैं, तो ये जो सरफेस है ये उन तमाम सेकेंडरी वेवलेट को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। तो स्टूडेंट, ये सरफेस इन सेकेंडरी वेवलेट्स का टेंजेंट एनवेलोप नहीं होगी, तो हम कहते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाएगा। और सी डी और सी प्राइम डी पर प्राइम के दरमियान जो फासला है वो किसके इक्वल है, सी इंटू डेल्टा टी, उसी रिजल्ट के मुताबिक। तो ये हाइगन्स का प्रिंसिपल था, जिसके अकॉर्डिंगली हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी हमारे टॉपिक को अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक है शेप एंड लोकेशन। हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी और उसकी लोकेशन क्या होगी, उसके बारे में इन दो पॉइंट्स के जरिए से पता चल सकते हैं। ये दोनों पॉइंट जो हैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका पता आपको होना चाहिए। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव्स। स्टूडेंट, इंटरफेरेंस के बारे में चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ चुके हैं। तीन फेनोमेना हमने पढ़े थे जो कि सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स की वजह से है, जिसमें पहला फेनोमेना था इंटरफेरेंस, दूसरा फेनोमेना था बीट्स, और थर्ड वन इज स्टेशनरी वेव। तो इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था व्हेन टू आइडेंटिकल वेव आइडेंटिकल वेव से क्या मुराद था कि जिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, सुपरपोज या सुपर इम्पोज
on each other, the resulting phenomena is called interference of waves. हम उनको नाम देते हैं इंटरफेरेंस, सिंपली हम इंटरफेरेंस कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने एक शॉर्टकट ये याद रखा हुआ था, सेम फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की और सेम डायरेक्शन। तो मैं यहां पर इसके लिए एक पॉइंट लिख लेता हूं, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन। ये हमारे पास एक रिजल्ट है किसके लिए, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, जब हमारा इंटरफेरेंस बनाएंगी। तो अब स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, एक को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मुराद है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मुराद है, हमने ये बात पढ़ी हुई है पहले भी कि अगर हमारे पास जो दोनों वेव्स हैं जिस जगह पर वो मिल रही हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को रीइंफोर्स करती हैं, बढ़ाती हैं, तो रिजल्ट जो बनता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमने ये बात पढ़ी थी कि दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो एड अप हो जाते हैं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कहते हैं मैक्सिमम हो जाता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव के केस में वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। इसके लिए हम सिंपल पॉइंट लिख सकते हैं कि जब दोनों वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं और जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज कर जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो कंस्ट्रक्टिव है। और अगर दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को किसी एक पॉइंट पर कैंसल आउट कर देती हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पर जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और लिहाजा हम उसको नाम दे देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को नेक्स्ट हम बड़ी डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे। जो हमारे पास फिर ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं, ब्राइट बैंड से मुराद के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बढ़ जाने से हमें एक ब्राइट लाइट मिली और डार्क बैंड से मुराद कि उन दोनों लाइट वेव्स का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट किया। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कंडीशन ऑफ द डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। देखिए स्टूडेंट, जो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट है ना जी, वो इजी टू डिटेक्ट नहीं है। इजी टू डिटेक्ट क्यों नहीं है, उसके लिए हम लिख भी देते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड, वो इजीली डिटेक्ट नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ रैंडम एमिशन ऑफ लाइट। रैंडम एमिशन ऑफ लाइट। अब यहां पर हमारी बुक में जो दो कंडीशंस लिखी हुई हैं, हम उन दो कंडीशंस को देखेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि जिन दो बीम्स ने इंटरफेयर करना है उन दोनों बीम्स की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। हम इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, पहला जो पॉइंट है, टू इंटरफेयरिंग बीम्स must be monochromatic। मोनोक्रोमैटिक से मुराद क्या है कि दोनों की वेवलेंथ एक जैसी हो, तो हम कहते हैं कि सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट हमारे पास है वो क्या है, दूसरा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि वही जो दोनों इंटरफेयरिंग बीम्स हैं
वो जिन सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही हैं वो सोर्सेज भी क्या हो, कोहेरेंट सोर्सेज हो। हम इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, टू सोर्सेज ऑफ इंटरफेरिंग बीम्स मस्ट बी कोहेरेंट। अब इस कोहेरेंट वाली बात को समझने के लिए हम कहते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं और वो दोनों सोर्सेज एक जैसे हैं और वो दोनों सोर्सेज एक ही टाइम पर सेम चीज, जैसे हम कहते हैं कि दोनों सेम टाइम पे क्रस्ट और दोनों सेम टाइम पे ट्रफ हम कहते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं, तो इस केस में हम इन दोनों सोर्सेज को क्या नाम देंगे, कोहेरेंट सोर्सेज का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि हम इनको कोहेरेंट सोर्सेज का नाम इसलिए देंगे क्योंकि इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए हम पॉइंट लिख लेते हैं, टू सोर्सेज ऑफ लाइट हैविंग अ कांस्टेंट phase difference between them, constant phase difference between them are called coherent sources। हम उनको क्या नाम देते हैं, coherent sources का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि कोई चाहे वो सोर्सेज एक जैसे ही क्यों ना हो, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि उनके दरमियान में फेज डिफरेंस चेंज हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि उन सोर्सेज को या उन दोनों कोहेरेंट बीम्स को प्रोड्यूस करने का एक तरीकाकार है जो बड़ा ही आसान तरीका है। वो क्या है, हम क्या करते हैं, हम किसी एक सोर्स के सामने एक स्क्रीन रखते हैं। देखिएगा, हम कहते हैं मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सोर्स था और इसके सामने हमने एक स्क्रीन रख दी। अब स्टूडेंट देखिएगा, इस सोर्स से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी, लेकिन हम ना क्या काम करते हैं, हम इसको समझने के लिए दो रेज ऑफ द लाइट बनाते हैं। ये देखिएगा, ये दो रेज ऑफ द लाइट है जो इस सोर्स से आ रही है। इस स्क्रीन पर हम इन दो रेज की बात करें, अगर स्टूडेंट इसी पॉइंट पर हम एक होल बना दें और इधर भी एक होल बना दें, तो ये एक ऐसी स्क्रीन है जिसमें हम कहते हैं ये दो होल्स हैं, या ये इनको हम स्लिट का भी नाम देते हैं। तो स्टूडेंट आप बताएं कि जो लाइट इस हर जगह पर इस स्क्रीन पर पड़ रही थी उसमें से ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां से लाइट आगे निकल सकती है। और हम ये कहते हैं कि अगर इससे लाइट आगे निकलेगी तो ये देखिएगा, ये दो फर्दर हम कहते हैं कि इससे जो लाइट की रेज आगे निकलेगी, तो ये देखें स्टूडेंट, अब अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो ये भी सोर्सेज हैं S1 और S2, और फर्दर हम कहते हैं अगर आगे हम एक स्क्रीन रख दें तो हम इस पॉइंट को इस तरह से समझ सकते हैं कि इस स्क्रीन पर, बल्कि इसको थोड़ा और आगे करके बना लेते हैं ताकि हम एग्जैक्टली ये बता सकें कि वाकई में वो किस तरह से दो इंटरफेयरिंग बीम्स आपस में मिल रही हैं। देखिएगा, स्टूडेंट यहां पे हम देख सकते हैं कि ये वो जो पोर्शन है जहां पर ये जो दोनों इंटरफेयरिंग बीम्स हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी सेम होगी। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये मोनोक्रोमैटिक भी होंगी और ये फेज कोहेरेंट भी होंगी, क्योंकि ये दोनों सोर्सेज जो ऑफ लाइट है ये बेसिकली कहां से आ रहे हैं, किसी एक ही सोर्स से आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि डबल स्लिट है। इस डबल स्लिट का मतलब ये दो होल हैं जहां से हम स्क्रीन पर, नेक्स्ट स्क्रीन पर बनने वाली इन दोनों बीम्स की इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक मेथड है जिसके जरिए से हम फेज कोहेरेंस डेवलप करते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज।